बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशंस को डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशंस को पर्टिकुलरली सिंपल पेंडुलम के लिए डिस्क्राइब करना है। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है, तो इसको हम सबसे पहले डेफिनेशन से डिस्क्राइब करते हैं। कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम consists of a small heavy mass suspended by a light string fixed at the upper end. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन आ जाती है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। An ideal simple pendulum consists of a point mass suspended by a massless inextensible string fixed at a rigid and frictionless support। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइडियल सिंपल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसको हम रियल लाइफ में बना नहीं सकते या उसकी एग्जिस्टेंस नहीं की जा सकती। उसकी वजह क्या है? एक तो इसमें हमें पॉइंट मैस यूज करना होता है, एक ऐसा मैस जो कि बहुत ही छोटा होता है और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कोई भी लेंथ ले लें तो उसमें डेफिनेटली मैस एग्जिस्ट करेगा, तो ये कंडीशन भी डेली लाइफ में अचीव नहीं की जा सकती। और स्ट्रिंग जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 पे वो कहते हैं कि रिजिड सपोर्ट होनी चाहिए और वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात पता है कि जब भी आप फ्रिक्शनलेस की बात करते हैं तो वहां पे फिर नॉट नहीं लगाई जा सकती, हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम क्या नाम देते हैं, इस पेंडुलम को आइडियल पेंडुलम का नाम देते हैं, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आए इस पेंडुलम की तरफ। ये हमारे पास एक मैस है, इस मैस को नाम दिया जाता है बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। और इसका मैस जो है सपोज कर लें दैट इज m। हमने इसको जिस थ्रेड से हैंग किया हुआ है उसकी लेंथ जो है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब होती है। ठीक है,
तो इस तरह से नहीं करना कि यहां आप हुक से जो है इसकी लेंथ को मेजर करना शुरू कर दें और इस बॉब के सरफेस तक लें, तो इसमें रेडियस ऑफ द बॉब भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर इस सिस्टम को हम इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके किसी सर्टेन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाके वहां से रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने के बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखें तो इनिशियली जब बॉब रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स तो डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेट ऑफ द बॉब का नाम देते हैं, ठीक है। और सेकेंडली स्ट्रिंग के अंदर वर्टिकली अपवर्ड, जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। इनिशियली चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, इस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं और हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बॉब को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट अ सर्टेन एंगल थीटा, तो वो कहता है कि वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता रहेगा और साथ में टेंशन वो भी अलोंग द स्ट्रिंग ही एक्ट करती रहेगी। लेकिन अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। वेट को जब आप उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है दैट इज ऑल्सो थीटा। और यहां से अगर आप देखें तो थीटा के साथ वाली साइड हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, इसको हम wx लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। और थीटा के सामने वाली साइड उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, दैट इज wy विच इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये कंपोनेंट जिसको हमने wx या mg cos थीटा का नाम दिया है, ये टेंशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इस वजह से ये टेंशन की वैल्यू को बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन, ये टेंशन से बैलेंस हो जाता है। अब सिंगल यहां पे कंपोनेंट वेट का बचता है, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट विच इज mg sin थीटा। और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंगल फोर्स जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, जो कि सिस्टम को दोबारा उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, वो कौन सा कंपोनेंट है, वेट का y वाला कंपोनेंट, जिसको हम mg sin थीटा का नाम देते हैं। और वो फोर्स जो कि सिस्टम को दोबारा उसकी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे mg sin थीटा जो है रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स को स्टूडेंट Fr से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स में मैग्नीट्यूड के इक्वल, जबकि डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम यहां पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। उसके बाद वो कहता है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ma के इक्वल होती है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये वैल्यू आ जाएगी ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। m की वैल्यू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी माइनस g साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने एक कंडीशन यूज करनी है जिसमें हम कहेंगे कि थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है। सो व्हेन थीटा अप्रोच टू 0, देन साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इंप्लाइज दैट हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को लिख सकते हैं माइनस g टाइम्स ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट जब आप थीटा की वैल्यू को बहुत स्मॉल करते हैं तो आए डायग्राम में दोबारा देखते हैं, हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं। एक तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक ये कर्व डिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इफ a इज दिस मीन पोजीशन एंड b इज द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये a b एक कर्व पाथ बन जाएगा।
लेकिन अगर हम B से A तक एक स्ट्रेट पाथ डिस्क्राइब करते हैं तो यहां पे ये पोजीशन इसकी बन रही है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं x का। लेकिन जब आप थीटा की स्मॉलर वैल्यू यूज करेंगे तो स्मॉलर वैल्यू यूज करने से ये दोनों वैल्यूज ए बी कर्व पाथ और ए बी स्ट्रेट लाइन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो उसके लिए हम रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे, कहता है कि एज थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब स्टूडेंट्स यहां पे थीटा यही एंगल आ जाएगा। एस क्या चीज है? दिस इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन सी है? ए से बी तक। तो हम यहां पे लिख लेते हैं दिस इज ए बी आर्क डिवाइडेड बाय आर क्या चीज होती है? ये उस सर्कल का रेडियस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अगर हम यहां पे देखते हैं तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसमें हमारा सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है। और इसका फिर रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा? रेडियस वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो आर की जगह पे हम यहां पे एल प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने कंडीशन यूज की हुई है कि थीटा अप्रोच टू 0, इसको दोबारा यूज करेंगे। कहता है कि सिंस थीटा इज वेरी मच स्मॉल, तो इसकी स्मॉल वैल्यू होने की वजह से ए बी आर्क इज इक्वल टू स्ट्रेट डिस्टेंस एक्स। अब स्टूडेंट्स ए बी की ये वैल्यू ऊपर वाले रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 4 आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो इसकी वजह से देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। पुटिंग 4 in 3, ये रिजल्ट बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स ओवर एल, और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं तो इसकी शेप बन जाएगी g बाय एल इंटू एक्स। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है दैट इज सिंपल हार्मोनिक। इस वजह से इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं जो कि होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहां से हमें वैल्यू मिलेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे? इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम 5 and 6 we have omega square is equal to g divided by l, और ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ g बाय l। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने कल वाले आर्टिकल में बात की थी कि हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशन जो हमने डिराइव किए हुए हैं उसके अंदर प्लेस करेंगे तो वो तमाम इक्वेशंस पर्टिकुलरली सिंपल पेंडुलम के लिए यूज होना शुरू हो जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जी t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। 2 पाई एज इट इज आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय एल, और अरेंज कर लेंगे तो इसके टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, या दूसरे तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूला डिस्क्राइब करें तो दिस इज ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 1/2 पाई तो एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसके साथ एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सेकंड पेंडुलम या व्हाट इज सेकंड पेंडुलम।
तो आइए देखते हैं कि ये सेकंड पेंडुलम क्या होता है। A pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है उसको हम सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं। इसको लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो स्टूडेंट्स हमें यह पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है विच इज 1 डिवाइडेड बाय 2 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है वो कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए, आइए स्टूडेंट्स अब हम लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, स्टूडेंट्स लेंथ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g, जिसमें से हमने चूंकि लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है और लेंथ स्क्वायर रूट में आ रही है तो पहले हमें दोनों साइडों पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाय g, और l की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी g मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। g यहां डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें आपने टाइम की वैल्यू पुट करनी है 2 सेकंड्स क्योंकि ये सेकंड पेंडुलम है। g की वैल्यू ऑन अर्थ होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 9.8 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होल स्क्वायर, और उसका आंसर बनता है 0.992 मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू बन जाएगी L इज इक्वल टू 99.2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम आ जाएगी। आइए अब हम कुछ पैरामीटर डिस्क्राइब करते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जी स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का रिलेशन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 2 पाई की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट होती है तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लिख दें l डिवाइड बाय g। अब इसको हम 2 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और अगर आप लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। सेकंड रिलेशन के मुताबिक अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को बढ़ाते हैं
तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप इसको कम करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी। आइए अब इसको जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। पहले हम फर्स्ट रिलेशन यानी कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट L, इसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनिशियली हमारे पास जो लेंथ है L, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू देखें तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। जब सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करने के बाद उसको फिर डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन से और कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपवॉच से इसका आप टाइम नोट कर रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि अब टाइम की वैल्यू पहले वाले टाइम से ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब यह हो गया कि टाइम पीरियड लेंथ के बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। सेकंड जो हमारे पास रिलेशन है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट G, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं जिसका पहले हम टाइम पीरियड नोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बाद में फिर उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो पहले ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड हमने नोट किया और ये हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यूज की आ गई है। अब जैसे ही हम इस पेंडुलम को सरफेस ऑफ द मून पे लेके जाते हैं तो वहां पे तो G की वैल्यू G/6 होती है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि जैसे ही G की वैल्यू कम हुई है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, जो कि हमें स्टॉप वॉच की रीडिंग से पता चल रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम वो पैरामीटर्स देखते हैं जिसके ऊपर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड नहीं करता। फैक्टर्स does not affect time period। नॉर्मली जो इसमें पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं उसमें आ जाता है नंबर 1 पे मैस ऑफ द बॉब और नंबर 2 पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं टाइम पीरियड does not depend upon the mass of bob और नंबर 2 time period does not depend upon एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। आइए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों बातों को हम डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास दो पेंडुलम है, दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं, सेम लेंथ है दोनों पेंडुलम्स की, लेकिन एक का बॉब जो है उसका मैस कम है जबकि दूसरे के बॉब का मैस ज्यादा है। दोनों को आप मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस के ऊपर या सेम एंगल के ऊपर डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो स्टॉप वॉच की रीडिंग आपको बता रही है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, हालांकि दोनों के मैसेज जो आपने अटैच किए हुए हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस अटैच विद द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की। तो अब हमारे पास ये जो दो पेंडुलम्स हैं ये दोनों सेम लेंथ के हैं और इनके साथ अटैच्ड मैस की वैल्यू भी सेम है। हम दोनों को उनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, एक को स्लाइटली लेस डिस्प्लेस करेंगे और एक को कुछ ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे, और दोनों जब ऑसिलेट करना शुरू करते हैं तो इनकी रीडिंग स्टॉप वॉच से मेजर की जाती है। तो हमें यह पता चलता है कि दोनों की रीडिंग सेम आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स, यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद की जाती है कि आपको सब कुछ समझ